तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। इस चैप्टर के पहले जितनी भी कैलकुलेशन या जितना भी कुछ हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, उन सब में एक चीज़ कॉमन था कि हमने कभी भी जिस भी ऑब्जेक्ट का स्टडी किया वो एक पॉइंट मास था। वो एक पॉइंट मास था। फॉर एग्जांपल, जब आपने एनएलएम में एक ब्लॉक जिसका मास m था, कुछ फोर्स लगा के आपने बोला कि बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपने इस क्वेश्चन में इस ब्लॉक को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया था। सिमिलरली जब आपने बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा, बैंकिंग ऑफ रोड में पूरे के पूरे व्हीकल को आपने एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया था। लेकिन इन रियलिटी क्या हम किसी भी पॉइंट को, किसी भी मास को, किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी को, लाइक ब्लॉक की बात करें या फिर कार की बात करें, ये एक एक्सटेंडेड बॉडी है जिसके पास डायमेंशन है, हम इसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। अब ऐसे में हमारे लिए स्टडी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं एक रियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करने की बात करूं जिसके पास डायमेंशन हो, लेंथ हो, विड्थ हो, मान लो यही यही कार अगर हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट न करते और फिर इसकी स्टडी करना चाहते, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए एक चैप्टर है जिसको हम स्टडी करेंगे, सेंटर ऑफ मास। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मास का सेंटर, बिल्कुल सही बात है। अभी हम इसका डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो इसके डेफिनेशन को लिखने के पहले आप याद करो, कभी न कभी आपने इस टॉय को देखा होगा जिसको हम बैलेंसिंग बर्ड के नाम से जानते हैं। एक टॉय है जिसको आप अगर जिसके ये चोंच है ना, इसका थोड़ा जूम करता हूँ, इसके चोंच पर आप एक फिंगर लगाओ, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा जो बर्ड है वो बैलेंस हो जाता है। अगर आप इधर से फोर्स लगाओ तो ये हो सकता है ये प्रेस हो जाए, थोड़ा सा बेंड हो जाए, ये उठ जाए। लेकिन चिड़िया, ये जो बर्ड है वो गिरता नहीं। इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली अभी हम चैप्टर के एंड तक हमको ये पता चलेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसकी साइंस क्या है ये हम सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। ये इमेज मैंने लिया है विकिपीडिया से, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक्चुअली ये जो बर्ड है ना, इसका सेंटर ऑफ मास इसके चोंच पर ही बनाया जाता है। ऐसा डिजाइन ही किया जाता है कि इस बर्ड का सेंटर ऑफ मास इसके चोंच पर ही बना दिया जाता है। तो ये ज़्यादा क्लियर होगा जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे। एक बार हम डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है। सेंटर ऑफ मास इज एन imaginary point. Center of mass is an imaginary point at which whole mass of a body can be assumed can be assumed to be concentrated. क्या सेंटर ऑफ मास क्या है? देखिए, सेंटर मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट एट विच होल मास ऑफ अ बॉडी कैन बी assumed to be concentrated. For example, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अच्छा कुछ और बातें लिखते हैं इसके बारे में। फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो। फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास
is a point at which at which total mass at which total mass is supposed to be concentrated. Total mass at which total mass is supposed, मतलब एक दूसरे तरीके से हम इसी सेंटर मास को डिफाइन कर रहे हैं, सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो इस तरीके से हम सेंटर मास को डिफाइन करते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस वर्ड के केस में ये जो पॉइंट है ना, यहीं पर इस पूरे वर्ड का मास कंसंट्रेटेड है एक तरीके से। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेंटर मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। अब हम धीरे धीरे करके सेंटर मास को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। अब ये सारी बातें समझ में आएंगी कि डिस्क्रीट का मतलब क्या है। एक चीज होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब जैसे 10 पॉइंट पॉइंट मासेस रख दिए जाए, इसको होता है डिस्क्रीट। और कंटिन्यूस का मतलब होता है जैसे एक रॉड, रॉड एक कंटिन्यूस बॉडी है। तो एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल से बात को शुरू करता हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। फॉर एग्जांपल, मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। इसी एक्स और वाई एक्सिस, ये रहा ओरिजिन, यहाँ अपना ओरिजिन है। मान लो इसी ओरिजिन के ऊपर, इसी ओरिजिन के ऊपर एक मैंने पॉइंट पार्टिकल रख दिया। क्या रख दिया? ये क्या है? पॉइंट मास या पॉइंट पार्टिकल। पॉइंट मास का, जिसका मास m है। देखो, पॉइंट मास का मतलब ये हुआ कि इसका अपना कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, इसके पास लेंथ विड्थ हाइट कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके पास मास है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट मास कहाँ रखा हुआ है, ये पॉइंट मास जिसका मास कितना है, m। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज पोजीशन ऑफ, व्हाट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल। यार अभी अभी हमें पता चला है, अभी अभी हमने डेफिनेशन लिखा कि सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि जहां, जिस पॉइंट पर पूरे के पूरे मास को हम कंसंट्रेटेड मान सकें। होल मास ऑफ अ बॉडी कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, ये तो डेफिनेशन है। अगर हमने पॉइंट मास लिया तो वो छोटा सा मास है, तो पॉइंट मास छोटा सा मास, इसका पूरा का पूरा मास इसी पॉइंट पर तो होगा। जिस पॉइंट पे रखा है उसी पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इसमें ढूंढने की तो जरूरत ही नहीं। इसका मतलब, अगर मैंने पूछा आपसे कि व्हाट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा? 0,0। सिंपल सी बात है, क्योंकि 0,0 पर रखा हुआ है। अच्छा, इसी को लिखने का एक और तरीका है, क्योंकि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी को लिखने का एक तरीका है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल इज 0 वेक्टर। अब आप कहोगे कि सर ये कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हैं? ना ना, कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे, हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि इससे बच नहीं सकते, सेंटर ऑफ मास तो आएगा। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पूछा जाता है, और पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो उसको लिखने का एक ये तरीका है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लो कि एक सवाल ऐसे पूछा गया होता, फॉर एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। मान लो एक्स वाई एक्सिस ऐसी है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। हमने यहाँ पे मार्किंग कर रखा है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, और एक पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास है। पॉइंट मास जिसका मास कितना है, m। बताओ ये पॉइंट मास कहाँ रखा गया है। ऑब्वियसली आप बता सकते हो इसका कोऑर्डिनेट कहाँ, कोऑर्डिनेट इसका क्या है। क्या ये 2 यूनिट एक्स एक्सिस पर रखा गया है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अगर मैं आपसे सवाल पूछता पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ, तो आप कहते सर इसका जो पोजीशन है, वैसे पोजीशन लिखने का एक तरीका तो ये है, इसका कोऑर्डिनेट लिख दो। तो आप क्या लिखोगे, 2,0, ठीक है। लेकिन इसी को अगर मैं पूछता पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर के फॉर्म में बताओ, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसका सेंटर मास, पॉइंट मास का। जैसी बात है ये बताते, 2 तो है आई कैप में, 0 है जे कैप में। और अगर जेड एक्सिस की भी बात करते तो कंप्लीटनेस के लिए आप इतना लिखते, है ना। अगर एक्स वाई एक्सिस ही है सिर्फ, तो 0 के कैप दिखाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3। मान लो कि यहाँ पे मार्किंग हो रखी है, ये वाई है, ये एक्स है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। मान लो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, पॉइंट पार्टिकल जो यहाँ पर रखा गया है। अब मैं सीधे लिख देता हूँ इसका पॉइंट मास m। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या आप इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो। बिल्कुल बता सकते हो। देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो 4 तो राइट साइड है, 1, 2, 3, 3 है ऊपर की तरफ। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कितना बनेगा, 4,3। ऐसे में अगर मैंने आपसे पूछा होता पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल इज, तो आप कहते पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 4i के प्लस 3j के। सिंपल सी बात है। आप चाहो तो 0 के कैप भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अभी तक सिंगल पार्टिकल था, अभी तक के एग्जाम्पल में एक ही पार्टिकल था, तो ऑब्वियसली उसका सेंटर मास उसी पॉइंट पर होगा जहां वो रखा गया है। लेकिन इस सवाल का जवाब दो जरा, एग्जाम्पल नंबर 4। कि भाई अगर ऐसा रहा होता, अगर सिचुएशन ऐसा रहा होता तब क्या करते। मान लो मार्किंग हो रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक पॉइंट मास है जो कि 1 यूनिट पे रखा गया है, और दूसरा पॉइंट मास जो है वो यहाँ रखा गया है। तो कितने पर है, 2, 3, 4, 5, 5 यूनिट पर है।
इसमें अगर मैंने आपसे पूछा होता एक चीज़ मान लेता हूँ कि इसका जो मास है दिस इज एम, दिस इज एम। सवाल ये है व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा इसका, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। मैंने किसी एक पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास नहीं पूछा है, मैंने दोनों पार्टिकल का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास पूछा है। डेफिनेशन याद करो, एक ऐसा पॉइंट जिस पे हम पूरे पूरे मास को कंसंट्रेटेड मान सके। लॉजिकली बता सकते हैं क्या थोड़ा सोच के कि एक मास यहाँ है एक मास यहाँ है, तो क्या बीचों बीच आना चाहिए इसका सेंटर ऑफ मास, मासेस का सेंटर बीचों बीच आना चाहिए कि नहीं, इन दोनों मास का सेंटर बीचों बीच आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि यही वो पॉइंट होगा जो दोनों ही मास के सेंटर में होगा। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास बनेगा ना वो ये पॉइंट बनेगा। लेकिन ये तो हम बस यूं ही ऐसे ही बोल दिए, कुछ कोई इक्वेशन होनी चाहिए, कुछ मैथमेटिकली हमें ये पता चलना चाहिए ना कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या है। तो देखो कुछ बातें लिखता हूं मैं। सेंटर ऑफ मास शुड बी, मैं इसी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ मास शुड बी एट मिड पॉइंट एज both particles as both particles have सेम मास। हमने बताया ना कि बीचों बीच ही होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पार्टिकल का मास सेम है, तो इन दोनों पार्टिकल का जो सेंटर आएगा वो बीचों बीच ही आना चाहिए। और एक पॉइंट लिख सकते हैं हम कि सेंटर मास इज एवरेज पोजीशन ऑफ मास। आप लिख सकते हो एक्चुअली सेंटर ऑफ मास is the average position of mass। तो मासेस का ऑन एन एवरेज जो पोजीशन है, एक एवरेज पोजीशन हम निकालेंगे अभी, उसे हम सेंटर मास कहते हैं। अच्छा, एवरेज निकालने का तरीका आपको पता होगा, जैसे अगर आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं, आपका एवरेज मार्क्स आपका कितना है 6 सब्जेक्ट में या 5 सब्जेक्ट में, तो आप कहते थे सम सम ऑफ ऑल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ऐसा कुछ करके एवरेज निकालते थे ना। तो वही वाला एवरेज, जो एवरेज का फॉर्मूला है यहाँ भी अप्लाई होता है। तो लिखते हैं हम, जैसे मान लो अगर पार्टिकल, जैसे इसी केस की मैं बात कर रहा हूँ, इसी केस में पार्टिकल एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो इसका जो दोनों पार्टिकल एक्स एक्सिस पर हैं, इसका मतलब इस सिस्टम का दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा। इसी तरीके से अगर एक पार्टिकल यहाँ होता है, यहाँ होता, तो कहीं यहाँ लाई करता सेंटर ऑफ मास, है ना। तब इसका पोजीशन एक्स में भी कुछ होता और वाई में भी होता, और 3D में रखा होता तो उसके हिसाब से हम पोजीशन ऑफ सेंटर मास एक्स वाई जेड तीनों ही कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हम 3 फॉर्मूले लिखेंगे, देखो एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर मास
या सीधे लिखो, सीधे लिखो, एक्स सेंटर ऑफ मास, एवरेज लिख रहे हैं हम, एवरेज पोजीशन, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस, बहुत ध्यान से देखो तो मास के ओवर में हमने एवरेज ऑफ पोजीशन लिया है ओवर मास, एवरेज ऑफ पोजीशन ओवर मास, बहुत ध्यान से अगर देखोगे या थोड़ा और डीप में सोचोगे तो आपको यही नजर आएगा। सिमिलर तरीके से एक और फॉर्मूला हम लिखते हैं, वाई पोजीशन ऑफ सेंटर मास अगर लिखते हैं तो ये बनता है m1 y1 m2 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस, और सिमिलरली अगर हम z सेंटर ऑफ मास लिखते तो ये भी ऐसे ही आ जाता है m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस। अब आप ये सवाल पूछ सकते हो कि सर ये x1 क्या है, x2 क्या है, मान लीजिए मासेस तो ये m1 m2 है, x1 x2 क्या है, यहाँ लिख लेते हैं, m1 है मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल 1। अच्छा, ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है, डिराइव क्या किया है, डायरेक्ट हमने इसको लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला हमने सिर्फ 2 पार्टिकल के लिए लिखा हुआ है, अगर 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल ऐसा होता और भी पार्टिकल्स होते तो उसके हिसाब से ये और भी आगे एक्सटेंड हो जाता है, m1 x1 m2 x2 m3 x3 इस तरीके से। x1 क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1। सिमिलरली m2 क्या है, मास ऑफ पार्टिकल 2, मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल, और x2 क्या है, पोजीशन ऑफ, और वो भी x वाला पोजीशन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे सो दैट जब भी 2 पार्टिकल वाले सवाल आए हम इनको सॉल्व कर सकें। अच्छा, यहाँ से एक बात और आप समझ सकते हो कि अगर मुझे वेक्टर आर सेंटर ऑफ मास लिखना हो, भाई अगर एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के बारे में, सॉरी तीनों कोऑर्डिनेट के बारे में पता है, तो आप वेक्टर तो निकाल ही सकते हो। देखो कैसे भी बताते हैं, ये रहा पहला फॉर्मूला, ये रहा दूसरा फॉर्मूला। आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो डिपेंड करता है पार्टिकल किस तरीके से रखे हुए हैं। अच्छा, इन जनरल अगर हम यही फॉर्मूला लिखना चाहें, इन जनरल वेक्टर फॉर्म में, इन जनरल इन वेक्टर फॉर्म, पोजीशन ऑफ जो सेंटर ऑफ मास है ना, इन वेक्टर फॉर्म पोजीशन ऑफ center of mass is written as follows। हम बोलते हैं वेक्टर आर सी एम, आप सेंटर ऑफ मास लिखो, सी ओ एम लिखो या सी एम लिखो, बात एक ही है। वेक्टर आर सी एम इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 एंड सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। तो ये इन जनरल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में एक फॉर्मूला है।
तो अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा किस तरीके से गया है, वेक्टर फॉर्म में पूछा है या फिर सिर्फ एक्स वाई जेड एक्सिस के बारे में पूछा है, अलग अलग एग्जाम्पल के रूप में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो सवाल ये है कि ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, दो पॉइंट मासेस हैं, दो पॉइंट मासेस हैं, वो कुछ इस तरीके से गिवन है, दोनों का मास इक्वल है, एक 1,0 पे रखा हुआ है और दूसरा 5,0। अच्छा, अगर लॉजिकली बताना चाहो कि इसका सेंटर मास कहाँ होगा बिना कैलकुलेशन के, बाई जस्ट बाई डेफिनेशन, तो हमें ये तो पता है कि 1 से 5 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 4 का। अब 4 के बीचों बीच आना चाहिए सेंटर ऑफ मास, क्यों? क्योंकि मासेस इक्वल है। तो बीचों बीच का मतलब 2 पॉइंट आगे, 2 पॉइंट आगे बोले तो 1 2 3, तो जो सेंटर ऑफ मास है ना 3,0 आना चाहिए। पर हम ऐसे क्यों माने, हम इक्वेशन लगाते हैं और देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या मास सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, तो हमें सिर्फ पोजीशन ऑफ सेंटर मास तो निकालना है, लेकिन ओनली एक्स एक्सिस वाला। तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स सी एम इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अच्छा, मासेस इक्वल है, क्या x1 की वैल्यू आप बता सकते हो? भाई मास तो वन एम के बराबर है, लेकिन x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहला पार्टिकल 1 है, प्लस दूसरा मास m के इक्वल है, और उस मास का x वाला पोजीशन क्या है, 5। ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब m तो कॉमन हो गया, ऊपर आ गया 6m डिवाइड बाई 2m, तो क्या x m 6m डिवाइड बाई 2m, तो कितना आ गया 3। एक्सएम की वैल्यू कितनी आई, एक्सएम आया 3। अच्छा, वाईसीएम कितना है, क्या वाईसीएम 0 है, कैसे पता? आप फॉर्मूला भी लगा लो। भाई जिसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाई वाला 0 है, y1 0 है, y2 0 है, यहाँ भी 0 आता है, यहाँ भी 0 आता है, तो ओवरऑल 0 बन जाता है। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता, इन वेक्टर फॉर्म, तो आप लिखते वेक्टर आर सी एम इज इक्वल टू एक्ससीएम आई कैप प्लस वाईसीएम जे कैप। ये बन जाता है 3 i कैप प्लस 0। यह है वेक्टर फॉर्म में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये जो 3,0, ये जो x की वैल्यू 3 आई है, ये मैंने पहले भी हमने हमने देखा था कि मिड पॉइंट पे ही आना चाहिए, 3,0 आना चाहिए आंसर, और वो आ भी गया है ना। एक एग्जांपल और करते हैं, एक क्या 2-3 कर लेंगे, उसके बाद कुछ हमें नोट पॉइंट भी लिखना है। अभी फिलहाल अगला एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा लेंदी। मान लो हमारे पास 4 मासेस हैं, मान लेते हैं हमारे पास 4 मासेस,
ये है एग्जाम्पल नंबर 2। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बना दिया। आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। एक पार्टिकल यहाँ पर है जो कि 1 kg का है, ओरिजिन पर रखा हुआ है। एक पार्टिकल यहाँ है जो कि 2 kg का है। एक पार्टिकल यहाँ है जो कि 4 kg का है। और एक पार्टिकल यहाँ पर है जो कि 3 kg का है। इन्होंने बोला कि जो साइड लेंथ है ना, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, मतलब एक स्क्वायर, एक तरीके से फ्रेम है। फ्रेम क्या, फ्रेम बोलना तो ठीक नहीं है। हमने 4 पॉइंट मासेस लिए, एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से अरेंज कर दिए एज शोन इन फिगर। सवाल ये है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो, अभी इस सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप अलग अलग पहले एक्सीएम पता करो, वाईसीएम पता करो, जेडसीएम पता करो, है ना। फिर उसके बाद वेक्टर आरसीएम पता कर लेना, जैसे हमने यहाँ पे किया है। दूसरा तरीका ये है कि वेक्टर फॉर्म में चारों ही पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर लिख लो। देखो कैसे करेंगे हम, बताओ। कि जो पहला मास है, मैं इसको 1 मान रहा हूँ, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। क्या m1 की वैल्यू 1 kg? सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं अभी, यूनिट वगैरह नहीं। अच्छा, पहले पार्टिकल का अपना पोजीशन क्या है? 0 वेक्टर, क्योंकि ओरिजिन पर ही रखा हुआ। अगर मैं दूसरे मास की बात करूं, क्या दूसरा मास 2 kg का है? कहाँ पे रखा गया है? अगर कोई पॉइंट ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है और x एक्सिस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? a,0। इसका मतलब जो दूसरा पार्टिकल है उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ai कैप बनेगा प्लस 0 j कैप। तो प्लस 0 j कैप लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरे मास की बात करूं तो मास है उसका 3 kg और उसका पोजीशन कितना है? देखो, यहाँ से a x एक्सिस के अलॉन्ग है और a y एक्सिस के अलॉन्ग है। इस पॉइंट का सेंटर ऑफ, सॉरी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? a, इसका मतलब इस 3 kg का अपना सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? ए आई कैप ए जे कैप, ए आई कैप प्लस ए जे कैप। अगर मैं चौथे चौथे मास की बात करूँ तो मास है 4 kg, ये रहा फोर्थ वाला, है ना। और उसका पोजीशन कितना है? चौथे मास का पोजीशन कितना है? भाई सीधी सी बात है, दिख रहा है। ओरिजिन से सीधे वाई एक्सिस के लॉन्ग ए डिस्टेंस पर जाना है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 0, a। तो क्या आ जाएगा ये? ए जे कैप। तो अभी तक हमने अलग अलग मासेस और उनकी अपने पोजीशन पता कर लिया। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? डायरेक्ट ये जनरल फॉर्मूला, वेक्टर आरसीएम वाला। तो वेक्टर आरसीएम बन जाएगा, वेक्टर आरसीएम बन जाएगा m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस m4r4। चार ही मासेस थे हमारे पास, तो 4 टर्म्स आएंगे। m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, सबका वैल्यू रखो। m1 कितना था? 1 kg, उसका पोजीशन कितना था? 0 वेक्टर। m2 कितना था? 2 kg, उसका पोजीशन कितना था? ए आई कैप। m3
3 kg। पोजीशन कितना, ए आई के प्लस ए जे के। चौथा था 4 kg, उसका अपना पोजीशन क्या था, ए जे के। जैसा हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है, अब इन सबको डिवाइड करना है इनके मासेस। m1 बोलते 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो देखो आई वाला तो 2ai यहाँ पे बना। आई वाले कंपोनेंट कितने हैं, देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स है। तो 2a यहाँ पर है और 3a, टोटल कितना बना, 5a। तो 5a आई कैप बना। उसके बाद जे में कितना बना, देखो 3 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे और 4j यहाँ पर है, तो 3 and 4 7j। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये 7a कैप मिल जाएगा। डिवाइड बाय टोटल मास कितना बना, 1 + 2 3 3 3, तो टोटल 10 बन गया। 6 + 4, ठीक है। तो फाइनली जो आप आंसर लिखोगे दैट इज वेक्टर RCM। ये 5a/10 करोगे तो a/2 बन जाएगा, a/2 आई के प्लस 7a/2 जे के। अच्छा, इसका एक मतलब और भी तो होता है कि आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे कि जो इसका एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो बनेगा a/2, और वाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा। इसे हम क्या समझते हैं, इसे हम ये समझते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम बना, ये 4 मासेस का, इनका सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में a/2 पर आएगा और 7a/2। a/2 का मतलब 0.5, ये 0.5a बना, और ये क्या बना 3.5 है। तो 0.5 3.5, 0.5 का मतलब आगे इधर बीचों बीच, और 3.5 का मतलब कहीं यहाँ। अगर मैं इसको लोकेट करना चाहूँ, लोकेट कर देता हूँ। तो एक्चुअली पोजीशन ऑफ सेंटर मास जो आया है दैट इज हाफ a, 7a/2। ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। मतलब ये हुआ कि इस पूरे के पूरे 4 पार्टिकल वाले मास को, ये जो सिस्टम है 4 पार्टिकल वाला, इसको सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेटेड मान सकता हूँ। कौन से पोजीशन पे, 1 मतलब a/2 7a/2 पर। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही और भी क्वेश्चन बनते हैं, एक और हम लोग कर लेते हैं, सिंपल सा है, जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 3। माने तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओरिजिन पे एक पॉइंट मास है m, राइट साइड एक मास है 2m, जो कि 1,0 पर रखा हुआ है। ये 2m मास है 1,0 पर, ये m मास है ओरिजिन पर। यहाँ पे एक मास है 2m जो कि -1,0 पर रखा हुआ है। एक यहाँ पे मास है 2m जो कि 0,1 पे रखा हुआ है। सिमिलरली एक मास यहाँ पे है 2m जो कि 0,-1 पे रखा हुआ है। तो टोटल कितने मासेस हैं,
5 पॉइंट मासेस हैं। सवाल ये है, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो इस क्वेश्चन को सिमेट्री से भी आप कर सकते हो, बिना सॉल्व किए, और आंसर तक पहुंचा जा सकता है। देखो कैसे भाई, एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो 2m इनका सेंटर मास बीचों बीच आएगा। सिमिलरली इस 2m और इस 2m का सेंटर मास बीचों बीच आएगा, और ये तो बीचों बीच है ही है। तो कुल मिला के जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आना चाहिए वो 0,0 ही आना चाहिए। बस हमने यूं ही ऑब्जर्वेशन से बता दिया। लेकिन इसको हम अगर इक्वेशन से कैलकुलेट करना चाहें तो देखो कैसे होगा। एक काम करते हैं, अलग अलग पहले एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करते हैं, फिर वाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता कर लेंगे। और मैं मार्किंग कर देता हूँ। मान लिया ये पहला वाला मास था, ये दूसरा मास था, तीसरा मास था, चौथा, और ये पांचवा मास। क्या आप सभी मासेस का, सभी पॉइंट मासेस का पोजीशन देख रहे हो? पहला मास 0 पर है, दूसरा वाला 1 पर है, तीसरा वाला 0 पर है। मतलब मैं एक्स पोजीशन की बात कर रहा हूँ। ऐसे में अगर आपसे पूछूं कि एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ, तो आप फॉर्मूला लगाओगे m1x1 m2x2 m3x3 डिवाइड बाई, इस तरीके से फॉर्मूला लगाओगे। तो चलो, पहला वाला मास कितना है m, उसका पोजीशन x वाला 0 है, ये रहा ना 0, 0,0 पर ही है। दूसरा मास जो 2m है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1, तीसरा मास एक्स कोऑर्डिनेट 0, चौथे मास का एक्स कोऑर्डिनेट -1, और पांचवें मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो इनको मैं यूज़ करता हूँ। दूसरा मास 2m, कोऑर्डिनेट कितना 1, तीसरा मास भी 2m, कोऑर्डिनेट कितना 0, चौथा मास 2m, कोऑर्डिनेट कितना -1, पांचवा मास 2m, कोऑर्डिनेट कितना 0, डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है, एक तो इधर है 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो डिवाइड बाई m1 m2 m3 m4 करोगे तो ये 9m आ जाएगा। अच्छा बताओ, ये m इंटू 0 2m इंटू 0, तो ये और ये तो वैसे ही 0 हो गए। यहाँ है 2m प्लस का और यहाँ है 2m माइनस का, तो ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे। तो 0 डिवाइड बाई 9 कितना है 0, तो एक्सट्रीम कितना है 0। वो हमने लॉजिकली पहले भी बता दिया था कि एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर मास 0 होना चाहिए और वाई भी 0 होना चाहिए। सिमिलर तरीके से अगर आप वाईसीएम पता करने की कोशिश करोगे तो वो भी 0 ही आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखना, 0 ही आ जाएगा। बस कुछ नहीं, जिस जिस तरीके से हमने एक्सीएम पता किया ना, उसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट ऐसे काम करते हैं। कैलकुलेट कर ही लेते हैं इसको, वरना आपको सर छोड़ दिए बीच में। वाईसीएम, पहले मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, पहले मास का एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका भी 0 है, इसका 1 है, इसका 0 है, और इसका -1 है। तो एक एक करके सभी मासेस का मास और उनके उनके पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। तो m इंटू 0, दूसरा मास का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तीसरा मास वाई कोऑर्डिनेट 1 है, देखो ये रहा तीसरा मास जिसका वाई कोऑर्डिनेट 1 है, चौथे मास का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और पांचवें मास का वाई कोऑर्डिनेट -1 है, डिवाइड बाई टोटल मास। अगेन ये और ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये है 2m प्लस का और ये है 2m माइनस का, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आंसर कितना है 0। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी
0 है। इसका मतलब हम क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि ये जो दिस 5 मासेस दिख रहे हैं ना, इन पांचों की जगह पे मैं एक्स वाई एक्सिस पे एक सिंगल मास ओरिजिन पे रख दूं। ओरिजिन क्यों? क्योंकि एक्स सी एम वाई सी एम हमारा 0 आया निकल के, दोनों 0 आया ना। इसका मतलब ओरिजिन पर ही रखना है टोटल मास को। तो ये है इसका मीनिंग। बाकी इसके बारे में हम कुछ और भी बातें करेंगे, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, नोट पॉइंट्स, अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।